न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। स्पेन में सीएम मोहन यादव की अहम बैठक। मंगलागिरी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। बंगाल में उद्योग बंद हो रहे, बोले पीएम मोदी। आइए देखते खबरें विस्तार से। स्पेन में सीएम मोहन यादव की कूटनीतिक बैठक। स्पेन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्पेन के माननीय विदेश मंत्री के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस उच्च स्तरीय चर्चा में शिक्षा, निवेश और पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। हमारे बीच अपना विषय विस्तार से रख करके गए माननीय मंत्री यूरोपीय संघ एच.ई. जामुसे, इस अवसर पर अभी जिनने अच्छे से बात रखी, हमारे भारत के कौंसल जनरल बार्सिलोना माननीय सुंदर मूर्ति जी, निदेशक फॉर्मेट डेल ट्रेवल नेशनल किलियन गार्सिया जी, इस अवसर पर सुश्री क्रिस्टीना निदेशक इंटरनेशनल ट्रेड यूनिट माननीय संजय दुबे जी, माननीय शिवशेखर शुक्ला जी, राघवेंद्र सिंह जी, सुदाम खांडे जी, इलयराजा जी, नमस्ते बार्सिलोना। सॉलिडोस बार्सिलोना। मैं यूरोप की आंख बार्सिलोना को भारत की ओर से, भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की ओर से आपको नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, इस सभागार में मौजूद सभी भाइयों और बहनों, आधुनिकता और परंपरा को चमत्कार में कैसे बदला जा सकता है। दुनिया में कहीं सीखना हो तो बार्सिलोना से, स्पेन से सीखा जा सकता है। हमारे लिए ये बार्सिलोना का अपने इस अलग प्रकार के शहर के हिस्ट्री में जिस प्रकार से नवाचारों का शहर, चमत्कारों का शहर और पुरुषार्थी और प्रारब्ध के ऊपर एक तरह से अपनी विजय पताका फहराने वाला शहर, ये बार्सिलोना, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस शहर को ऐसा लगता देख करके कि जैसे सपनों का शहर हो। हमारे यहाँ तो माँ सरस्वती की हमारी सबके अवधारणा है कि माँ सरस्वती के माध्यम से कल्पनाशीलता के बाहर जाकर के भी उसकी सुंदरता ग्रहण होती है। ऐसा लग रहा है कि सरस्वती माँ ने सीधे बार्सिलोना का आशीर्वाद दे दिया है। वो दृश्य ऊपर से भी दिखाई देता जब मैं यहाँ उतरने वाला था और यहाँ आकर के देखकर भी लगता है जिस प्रकार से शहर की रचना बनी हुई है, जिस प्रकार से बाकी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ के लोग अपने अतीत से भी गौरवशाली संबंध रखना चाहते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को याद करूंगा जब उनने भारत के संदर्भ में ये बात कही है कि विरासत से विकास की ओर कदम बढ़ाए, तो मुझे लगता है स्पेन उनके दिल में जरूर होगा। इस नाते से उन्होंने ये शुरुआत की होगी। इस माध्यम से भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आपके इस गौरवशाली अतीत को नमस्ते करता हूं। भूमध्य सागर के शहर समीप बसा हुआ यह शहर प्राचीन व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है। टूरिज्म, तकनीक, रचनात्मक उद्योगों की ये नगरी बन चुका है। और बार्सिलोना के संबंध में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पहले सारे वक्ताओं को बोलते बोलते समय की सीमा भी बताई गई थी, तो मैं अपने से भी पालन करना चाहूंगा कि मैं भी आपके इस समय सीमा का पालन करते हुए अपनी बात कहूं। बातें सारी आ गई है, चाहे खेल हो, कला हो, पर्यटन हो, प्रौद्योगिकी हो। बार्सिलोना ने विकास और नवाचार का एक नया मार्ग दिखाया है। जिस प्रकार से बार्सिलोना ने वैश्विक नवाचार और संस्कृति को प्रोत्साहित किया है, मध्य प्रदेश भी स्थिर शासन, सरल प्रक्रियाओं और तेज निर्णयों की क्षमताओं के आधार पर दुनिया का विश्वास जीतने में ठोस कदम उठा रहा है। मैं ये आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं राज्य सरकार के मुखिया के नाते से। हमारे लिए भारत के संदर्भ में तो सारी बातें आई चुकी है। दुनिया की सबसे
बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था में भारत अपने स्थान पर है और कुछ समय बाद ये तीसरे स्थान तक भी अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से पहुंचेगा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार, माननीय प्रधानमंत्री जी का चमत्कार दुनिया देख रही है, एहसास कर रही है। उनकी प्रेरणा से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे कई औद्योगिक विकासों की नई दिशाएं प्रारंभ हुई है। दोनों देशों के स्पेन के संदर्भ में अगर कहूं तो भारत और स्पेन के दोनों के बीच लोकतंत्र, नवाचार, मानवता के साझा मूल्यों पर दोनों देश खड़े दिखाई दे रहे हैं। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में भी 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर को हमने पार किया है। 230 से अधिक स्पेनिश कंपनियां भारत में आ सक्रिय है और 80 तो भारत से आकर स्पेन में सक्रिय है। C-295 एयरक्राफ्ट डील जैसे रक्षा समझौतों ने हमारी तकनीक, सहयोग और औद्योगिक विकास को नई गति दी है। डिफेंस सेक्टर में भी हमारी ऐतिहासिक साझेदारी हुई है, जिसमें कई सौ विमान या कई प्रकार की हमारी आपस की व्यापारिक संभावनाओं पे हमने अपनी ठोस गति बढ़ाई है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं कहना चाहूंगा तो ऐसा लगा कि यहाँ जिस प्रकार की मध्य प्रदेश की और स्पेन की हमारी यात्रा प्रारंभ करने के पहले जो कल्पनाशीलता थी, मुझे लगा कि वो सच्चे अर्थों में कई देशों में गया, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद कहीं आया तो स्पेन में आपके बीच मिलकर के आनंद आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता। एक एक चीज स्पेन ने अपने सभी प्रकार के अलग अलग सेक्टर में, इंडिटेक्स में जब मैं कल गया था तो काटन तो हमारा, और काटन के माध्यम से कपड़े की दुनिया में बेताज बादशाह बनने की जो क्षमता यहाँ हासिल हुई है, ऐसा लगा दो बिछड़े भाइयों की ताकत का एक बड़ा मुकाम हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का या टेक्सटाइल का भी है। ये मुकाम मुझे यहाँ आके अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का मौका मिला है। और उससे अच्छी बात जो एहसास होती है कि आमतौर पर व्यापार व्यवसाय करते करते व्यापार के साथ इथिक्स की बात पीछे छूट जाती है। जब धन कमाने जाते हैं तो धन कमाते कमाते उससे जुड़ी हुई मानवीय मूल्यों की जो भावना है, उस भावनाओं में हमारी कहीं न कहीं ज्यादती हो जाती है, कहीं अन्याय हो जाता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब हमने हमारी कपास की उत्पादकता के आधार पर जब मैं इंडिटेक्स में कपड़े की इंडस्ट्री के साथ गया, मेरे साथ कई हमारे अपने वहां से जुड़े हुए उस रोजगार के आधार पर इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, तो जिस प्रकार से वहां बात हुई वो हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ करती। जब उनने कहा कि आप एनर्जी भी अगर उपयोग करते हैं, बिजली उपयोग करते हैं, तो ग्रीन एनर्जी होना चाहिए। और जब हमने उनको बताया कि आपकी लिमिट क्या है, तो उन्होंने कहा 35-40 तक उनने लिमिट ग्रीन एनर्जी से सब कुछ उत्पादन कहे। हमने कहा ये 30-40 की छोड़ो, हमारे यहाँ 3 साल के अंदर हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए 32 लाख सोलर एनर्जी के पंप हम देने वाले हैं। हम उसी भाव से आगे बढ़ रहे हैं जिस ढंग से आपकी कल्पना है। और केवल एक नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जितनी कुल उत्पादकता बिजली की है, उस उत्पादकता में आधी से ज्यादा ग्रीन एनर्जी हम अपने सोलर से, विंड से, पावर स्टोरेज से न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक आदर्श राज्य बनने की तरफ हम ठोस कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब जैविक कपास की बात आती है, सभी प्रकार की फसल उत्पादन की बात आती है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से मध्य प्रदेश ने अपनी गति बढ़ाई है। और इसी के साथ साथ हमारी अपनी भावनाओं के बलबूते पर देखें, मैं आबादी का रेशो जोड़ रहा था कि बदलते दौर में भारत ने क्या प्रगति की है। हमको गर्व होता है ये सुनकर के कि इसी देश भारत ने, आप पूरे यूरोपियन सभी देशों की आबादी जोड़ लो तो लगभग 74 करोड़ की आबादी अपने यूरोपियन देशों की है, लेकिन भारत 80 करोड़ लोगों को अपने संसाधनों से निःशुल्क अपना भोजन कराने के सामर्थ्य रख रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, जिस आधार पर भारत अपनी गहराई बता रहा है। जितनी आबादी हमारी स्पेन की है, इतने लोगों को तो आवास देने का संकल्प माननीय मोदी जी के माध्यम से कि हाँ, निःशुल्क आवास हमारे लोगों को देने के लिए अपनी क्षमता होना चाहिए। उसमें से बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश की तरफ से भी हमने अपना कंट्रीब्यूशन मिलाते हुए खड़ा कर दिया है।
जिसके आधार पर हमारी जो जीवन के मूलभूत अधिकारों के लिए मनुष्यता के साथ संबंध होना चाहिए, तो न केवल उनके खाने के, रहने के, उनकी अपनी बाकी पढ़ाई से लेकर के सभी व्यवस्था तक, लेकिन आपने उससे आगे बढ़ते हुए हमारे प्राकृतिक रूप से भी उन बातों का आग्रह किया है जो हजारों लाखों साल से भारतीय अपने उन प्राकृतिक संबंधों के बलबूते पर संस्कृति को लेकर के दुनिया में अलग से गौरव हासिल करते आए। इसलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात में एक महत्व की बात यही है जो जियो और जीने दो में विश्वास करती है। हमारे साथ ये साझा संबंध न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि मानव मूल्यों की दृष्टि से भी ऐतिहासिक रोल अदा करेंगे। इस नाते से आइए, स्पेन अब उस तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ की संभावना हमने वैश्विक नक्शे पे आज के दौर में देखी है कि आज यूरोपियन देशों के लिए अगर सबसे सही राह पे चलने वाला एक साझेदार की बात करेंगे तो हमारा भारत उस दिशा में अपनी भूमिका अदा करने के लिए तैयार है, जिसकी वर्षों से इंतजार था। और भारत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उसी प्रकार से बढ़ रहा है, जब न केवल हमारे टूरिज्म में बल्कि नई टेक्निक में, अलग अलग प्रकार के एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, फूड इंडस्ट्री, और खासकर आज जब मैं यहाँ सवेरे उस मार्केट में गया जहां हमने खास करके आपके यहाँ के सभी प्रकार के फल, फूल, सब्जी, उसके मार्केट के आधार पर जो रचना बनाई है, हमने तो वहीं बात भी की थी। और ये उसी प्रकार से जब हमारे अपने ये जो फूड सप्लाई चेन को संभालते हुए दुनिया के अंदर एक अलग प्रकार से स्पेन ने अपनी जगह बनाई है, तो डेटा सेंटर में भी कल हमने जो निर्णय किया और हमारी काम करने की गति भी आपको दिखाई देगी कि कल हमने डेटा सेंटर का उनकी टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया और आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एमओयू कर लिया है। ये बदलते दौर में भारत के अपनी प्रगति का ये प्रमाण भी। और कितना अच्छा लगा जब वो हमारे साझेदार ने हमारी भारतीय टाई को गौरवान्वित किया। हमारा सबका 56 इंच का सीना हो गया कि हाँ, आज के इस दौर में हमारे अपने उत्पाद को लेकर के एक आत्मीयता का रिश्ता भी बनाने की जरूरत है और बाकी लोगों को प्रेरणा देने की जरूरत भी है। मैं आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर से लगा करके बायोटेक क्लस्टर और कई प्रकार के सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। आईटी और डिजिटल इकोनॉमी की दृष्टि से बात आ चुकी है। फिल्म और बाकी चीजों पे भी हमने काम किया है। मैं अगले साल 2025 तो जो चल रहा हमारा उद्योग और रोजगार का वर्ष है, आने वाले 2026 के लिए भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग के लिए हमने वर्ष निश्चित किया है, जिसके माध्यम से स्पेन के साहित्यकार, कलाकार, विद्वानों को भारत में आमंत्रित करके हम आपस में इस खास करके स्पेन फिल्म कमीशन के साथ हमने एक एमओयू किया जिसपे हम ठोस कदम उठाएंगे। मैं खेलों के लिए भी कल लालिना और यहाँ के भी ऐसे कई सारे फुटबॉल के एसोसिएशन से भी बात कर रहा था और हमने कहा कि भविष्य में ओलंपिक में हमारे यहाँ कई प्रकार के अलग अलग क्लबों के साथ विभिन्न खेलों में भी एक दूसरे से साझा रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन करने के लिए बहुत थोड़ा समय है। मैं मान के चलता हूँ, थोड़ा ज्यादा मत बोलो, थोड़ा बोलो और ठोस काम करो। इस भाव के नेत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मंगलागिरी में मूसलाधार बारिश। आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी शहर में भारी बारिश ने लोगों के दिनचर्या को खासा प्रभावित किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार इलाके में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जल प्रवाह की स्थिति पैदा हो गई है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी ने दुर्गापुर में कहा, बंगाल में उद्योग बंद हो रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गापुर में आयोजित जनसभा में पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल कभी देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास का केंद्र था, लेकिन आज हालत पूरी तरह बदल गए है। यहाँ के युवा रोजगार के अभाव में पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। नए उद्योगों के बजाय पुराने उद्योग बंद हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र का विकास रुक गया है। पश्चिम बंगाल ने देश को द्वारिका नाथ टैगोर जी जैसे रिफॉर्मर दिए, जिन्होंने गुलामी के कालखंड में बैंकिंग रिफॉर्म पर काम किया। उद्यमों से कैसे समाज का भला हो सकता है, ये करके दिखाया। इस भूमि पर सर बीरेन मुखर्जी हुए, जिनके जीवन से, जिनके विजन से भारत में स्टील उद्योग को मजबूत नींव मिली। ऐसे महान लोगों ने ही पश्चिम बंगाल की महान विरासत को आगे बढ़ाया है और तभी पश्चिम बंगाल एक समय में भारत के विकास का केंद्र हुआ करता था। यहां उद्योग फले फूले, व्यापार कारोबार को बल मिला। लोग यहां देश भर से रोजगार के लिए आते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट गई। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। छोटे छोटे काम के लिए भी दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। दुर्गापुर, वर्धमान और आसनसोल, ये पूरा क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास को किसी जमाने में गति दे रहे थे, लेकिन आज यहां नए उद्योग लगने के बजाय जो है उसको भी ताले लग रहे हैं। साथियों, हमें बंगाल को इस बुरे दौर से बाहर निकालना है और आज जो परियोजनाएं यहां शुरू हुई हैं, वो इसी का प्रतीक है। बंगाल बदलाव चाहता है। बंगाल विकास चाहता है। बांग्ला परिवर्तन चाहे। बांग्ला उन्नयन चाहे। साथियों, बंगाल के प्रबुद्ध लोग जानते हैं कि 21वीं सदी का ये समय नई टेक्नोलॉजी का है। बंगाल के उद्योगों को भी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आज जो गैस आधारित इकोनॉमी का काम आगे बढ़ रहा है, स्टील प्लांट को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस करने का काम हुआ है, वो भारत सरकार की इसी सोच का नतीजा है। दुर्गापुर कोलकाता गैस पाइपलाइन से यहां के उद्योगों को नया जीवन दान मिलेगा। ये जो गैस पाइपलाइन है, इस पर केंद्र की भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि यहां
सीएनजी वाली गाड़ियां, आपके पैसे बचे, यहां नए नए कारखानों को बल मिले और सबसे बड़ी बात, इससे बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। साथियों, आजादी के अनेक दशकों तक पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों के लिए गैस कनेक्शन एक सपना था। बीते सालों में ऐसे परिवारों को गैस कनेक्शन मिला। अब हमारा प्रयास है कि बहनों के किचन में, रसोई घर में जैसे नल से पानी आता है, वैसे ही पाइप से सस्ती गैस आपके किचन तक पहुंचे। अभी कुछ देर पहले जो कार्यक्रम हुआ है, वो आपका जीवन भी आसान बनाएगा और यहां उद्योगों को भी गति देगा। साथियों, मैं आज आपको, पश्चिम बंगाल के नौजवानों को ये यकीन दिलाने आया हूं, बंगाल की बदहाल स्थिति को बदला जा सकता है। बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ ही वर्षों में पश्चिम बंगाल देश के टॉप इंडस्ट्रियल राज्यों में से एक बन सकता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का आरोप, रॉबर्ट वाड्रा पर कार्यवाही बदले की राजनीति। दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय की चार्जशीट को बदलने की राजनीतिक करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद वाड्रा के खिलाफ जांच में 11 साल लग गए, जबकि एजेंसियां पालतू बनकर विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। सुप्रिया ने जोर देकर कहा कि प्रियंका गांधी और वाड्रा दृढ़ता से मुकाबला कर रहे हैं और विपक्ष के दबाव में नहीं जा सकते। मुझे लगता है इससे ज्यादा प्रतिशोध की राजनीति और क्या होगी कि जब 11 साल पहले नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो 11 साल से इस सरकार ने अगर किसी केस का सबसे गहन जांच करने की कोशिश करी तो वो रॉबर्ट वाड्रा जी का मामला था, और उसके बावजूद ईडी को 11 साल लगे एक चार्जशीट फाइल करने में। और चार्जशीट उस ऐसे केस में, मनी लॉन्ड्रिंग की बातें उस ऐसे केस में की जा रही हैं जिसका मूल केस, जो प्रेडिकेट ऑफेंस है, उसमें जो जांच आयोग था उसको कोर्ट ने स्टे दिया, उसमें एफआईआर हुई, उसमें खट्टर सरकार ने एसआईटी गठित करी, वो कोई रिपोर्ट ही नहीं लेकर आ पाई। उसके चलते एक और एसआईटी पुनर्गठित करी गई, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई। मूल केस में कोई गलती नहीं पाई गई, और उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें करके मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर करिए। देखिए, ये सारी जो बातें हैं, ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये पॉलिटिकल विच हंट है, और ये संदेश से किया जाता है कि लोगों को डराया जा सके, धमकाया जा सके। लेकिन एक बात ये पूरी तरह से सच है कि प्रियंका जी पूरी शिद्दत से आपकी जवाबदेही तय करती हैं, आपकी नाकामियों को उजागर करती हैं, और वो और मजबूती और संकल्प से ये काम करेंगी। अगर आपको लगता है कि अपनी पालतू ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से आप इस देश के विपक्ष को डरा दीजिएगा, तो मुगालते में जी रहे हैं मोदी जी। लेकिन यह सच है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके फ्रंटल, उनकी पालतू एजेंसीज बन चुकी हैं। उनका 98% केसेस पॉलिटिकल लीडर्स और ओपोनेंट्स के खिलाफ होता है, और वो ओपोनेंट अगर मोदी जी के उस गंगा में शामिल हो जाए, गोता लगा ले, वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाए, तो सारे केसेस बंद हो जाते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजद नेता मनोज झा ने मोदी की सौगात पर उठाया सवाल। राजद नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी द्वारा बिहार को 7,200 करोड़ रुपए की सौगात देने की बात लोकतंत्र के बजाय राज्यतंत्र जैसी भाषा दर्शाती है। झा ने कहा, प्रधानमंत्री मुगल बादशाह या राजा नहीं है, उन्हें इस तरह की शब्दावली से बचना चाहिए। उनका बोलना और उनकी चुप्पी हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण अवयव है। प्रधानमंत्री जी के आज के दौरे को लेकर के खुद उन्होंने कहा कि 7200 करोड़ की सौगात। आप बताइए पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र में सौगात कोई चीज नहीं होती है, ये राजतंत्र का शब्द है।
नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई मुगल बादशाह नहीं है, ना ही राजा महाराजा है। एक एक पैसा, चाहे 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, वो स्टेट एक्सचेकर का पैसा है। उसमें हमारा, आपका, गरीब, किसान, मजदूर, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, सबकी पाई है। उस पाई और उस खजाने के महाराज नहीं हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। तो अव्वल तो ये शब्दावली बंद करें और आग्रह होगा कि बिहार को चलती हुई योजनाओं को रैपर मत बदलिए। जो योजनाएं ऑलरेडी हैं उसका रैपर बदल रहे हो साहब। जो बजट में घोषणाएं हो गई उसको रैपर बदल रहे हो। और बिहार को इस तरह के बेईमान इरादों की जरूरत नहीं है। मैं एक आग्रह आपके माध्यम से करूंगा। हमारे दल का किसी राज्य से कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, निवेश का जो स्तर, औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रबलता, पूंजी का निवेश और इन्वेस्टर्स मीट का जो आयाम गुजरात के लिए है, वो बिहार के लिए क्यों नहीं? आप आते हैं और बिहार को उलझाते हैं। पूंजी गुजरात में और मजदूर श्रमिक बिहार से जाए, उसके लिए आप बी ग्रेड ट्रेन देते हो और कहते हो बिहार वासियों, तुम्हारी हैसियत यही है, तुम मजदूर बन के हमारे गुजरात आओ। ये परंपरा बदलनी होगी। अब बिहार चाहता है कि गुजरात से मजदूर आए, पूंजी का निवेश हो बिहार में। इस रवायत को बदले बिना आप जो कुछ भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप भाजपा के प्रचार मंत्री लगते हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं लगते। तीसरी चीज, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी, स्वतः स्फूर्त भाषण देते, उनको मैंने सुना नहीं। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। वही उनकी वोकैबुलरी है, वही शब्दकोश है। जालीदार टोपी, नमाजवादी, समाजवादी, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजद रोजगार नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी, बिहार के किसी गांव में आप चले जाते, थोड़ा वेश बदल के, मोदी जी समझ करके लोग लिहाज कर लेंगे। पूछते कि नौकरी का एजेंडा बिहार में कौन लाया? यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी, वेश बदल के जाते तो बच्चा बच्चा कहता तेजस्वी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हिंदू मछुआरों को मुंबई में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने मछुआरों से जुड़े मुद्दों पर बीएमसी कमिश्नर से हुई मुलाकात के बाद कहा कि सरकार मछुआरे के सुझावों के प्रति सकारात्मक है और आगे की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुंबई में हिंदू मछुआरों को कोई परेशान नहीं करेगा और यदि ऐसा प्रयास करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि जो हमारा क्रॉफर्ड मार्केट की तरफ आने वाला जो फिश मार्केट है, उसमें उसके बारे में हमारे जो मछुआरे जो संगठन है, उनके जो लीडर हैं, हमारे बलवंत पवार जी हो, हमारे देवेंद्र तांडेल हो और बाकी सभी हमारे सब लोग हो, उनके साथ आज हमारे साथ उनका एक मीटिंग हुआ। उनका क्या क्या उसके बारे में कुछ सजेशंस है, ऑब्जेक्शंस है, उसमें उनको कुछ चेंजेस चाहिए, उस सब के बारे में हम लोगों ने उनसे बात किया। गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग पॉजिटिव है। हमको उनको आखिर में बिजनेस उनका है, महापालिका हो या गवर्नमेंट हो, उनको उनके लिए कुछ उधर अच्छा ही तैयार करना है जिससे उनकी ही परेशानियां कम हो। मगर उसके वक्त उनके जो सजेशंस है, बेसमेंट में नहीं बैठना है, दूसरे कुछ हमको इसी तरह के साइज का ऐसा चाहिए, मूवमेंट के लिए जगह चाहिए, वो सब के बारे में हम लोगों ने आज सब सुन के लिया।
हमारे जो आयुक्त साहब है गगरानी साहब, वो भी काफी पॉजिटिव है। उन्होंने अपने टीम को वर्किंग करने को इसके बारे में कहा है। हम लोग उसके बारे में जो जो उन्होंने कहा है उसके बारे में पॉजिटिवली सोच रहे हैं। सरकार पॉजिटिव है, मैं उस डिपार्टमेंट का मंत्री हूँ, मुझे भी उनको मदद करना है। अभी आने वाले दिनों में देखते क्या होता है। नहीं, आज इस विषय के बारे में है क्या, उसके बारे में मैं उधर कहूंगा। इस बारे में कुछ है तो बताइए। नहीं तो उधर उसके उनको ऊपर अन्याय नहीं चाहिए ना, वैसे उस हमारे पत्रकारों के ऊपर ऐसे। देखिए, हमारे जो मच्छीमार बांधव है तो हिंदू मच्छीमार बांधव, उनके ऊपर किसी के ऊपर हम लोग अन्याय होने देंगे नहीं। ये जोर जबरदस्ती हमारे मुंबई में महाराष्ट्र में चलेगा नहीं। उसके लिए पाकिस्तान बांग्लादेश है, तो उनको ये पार्सल को एक्सपोर्ट कैसा करना है, जो जो विरोध करते हैं उसके लिए हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। और हमारे यहाँ के जो मच्छीमार बांधव है, हमारे हिंदू मच्छीमार बांधव, उनको सभी तरीके के जो फैसिलिटीज है हम लोग इधर जरूर देंगे। सरकार कैसे एक्शन लेगी सर इस प्रकार से? एक्शन आपको बोल के नहीं लिया जाएगा। एक्शन लेने के वक्त उसको उसका वीडियो भेजा जाएगा। मैडम, रिक्वेस्ट आपको है, आज हम लोग ये मछुआरों के बारे में मिले हैं, लेट्स नॉट डू इनजस्टिस टू देम। ये सबके लिए हमारे विधानसभा के पत्रकार लोग, आपके सब उधर कलीग्स बैठे हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। थैंक यू अगेन। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दुर्गापुर में पीएम मोदी के विकास परियोजना का शिलान्यास। दुर्गापुर में पीएम मोदी के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। दुर्गापुर में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि ये दिन न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5,400 करोड़ रुपए की तेल, गैस, बिजली, सड़क और रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। मेरे साथ आवाज उठाइए, भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल महामहिम डॉक्टर सीवी आनंदा बोस जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी सुकांता मजुमदार जी, शांतनु ठाकुर जी, श्री शुभेंदु अधिकारी जी, ऑनरेबल एमपीज श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, श्री समित भट्टाचार्य जी, मीडिया के साथियों, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि एवं पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, आज भारत की ऊर्जा यात्रा और वेस्ट बंगाल के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज बंगाल के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी आज यहां 5,400 करोड़ की तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों में जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन कर बंगाल के विकास को नई गति देने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में ओवरब्रिज है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट है, रेलवे प्रोजेक्ट है और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट का दुर्गापुर कोलकाता एक नया सेक्शन बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब दायित्व संभाला था 2014 में, उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व भर में 10वें स्थान पे थी। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन से आज हम वहां से चल के $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से चल के 4 ट्रिलियन से अधिक ट्रिलियन जीडीपी की अर्थव्यवस्था और हम विश्व भर में 4थे स्थान पे हैं। और कुछ ही समय में, आने वाले कुछ ही महीनों में हम विश्व भर में 3री स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था होगी। पर ऊर्जा का क्या स्थिति थी उस समय? 2014 में सिलेंडर गैस जो रिफाइनरी से बनती है, उसके देश भर में केवल 14 करोड़ कनेक्शन थे। आज चलते चलते छलांग मार के वो 14 करोड़ सिलेंडर जो है 33 करोड़ से अधिक सिलेंडर आ गए हैं। अगर आप मान के चलिए,
हमारे परिवार में एक कनेक्शन हो तो मैं समझता हूं जो हमारी पूरी जनसंख्या है 140 करोड़ की, वो आपने ऑलमोस्ट पूरी कर दी है। और आपने 2016 में ऊर्जा के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बहनें हैं, हमारे परिवार हैं, उनको आज उन लाभार्थियों को 500 रुपए का एक सिलेंडर मिलता है। और उज्ज्वला योजना में आज 10 करोड़ 30 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। और मुझे बहुत खुशी है माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सामने रख के कि वेस्ट बंगाल में आपने 1 करोड़ 25 लाख से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन दिए हैं। सिलेंडर गैस हमारे यहाँ 500 रुपए की बिकती है लाभार्थियों के लिए। श्रीलंका में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1200 रुपए का है, नेपाल में 1201 रुपए का है और पाकिस्तान में 1000 रुपए से अधिक का है। बट उसके अलावा आपने जो पाइप्ड गैस, प्राकृतिक गैस की आपने परियोजनाएं बनाई, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में सिर्फ 14,000 किलोमीटर की पाइपलाइन थी। आपने ये निर्णय लिया कि हमें 2030 तक ये 14,000 किलोमीटर को 33,500 किलोमीटर तक ले जाना है। और बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं आज हम करीब 25,000 किलोमीटर में पहुंच गए हैं। और आज जो 132 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है, ये उसको दम देगी और इससे हमारे बंगाल के भाइयों बहनों नागरिकों को जो सुविधा मिलेगी उसके बारे तो आपको मालूम ही है। मुझे लगता है इसमें कोई 25 लाख से अधिक परिवार ऐसे होंगे जिनको प्राकृतिक गैस की सुविधा मिलेगी। ये क्लीन एनर्जी है और ये ज़्यादा अफोर्डेबल भी एनर्जी है। आपने पिछले 4 साल में और पिछले 10-11 साल में जो काम किया है इसने इस एरिया में बहुत ही इसकी प्रशंसा दुनिया भर में होती है। आपने दाम नहीं बढ़ने दिए। आपने 3 बार निर्णय लिए, नवंबर 2021 में, मई 2022 में और उसके बाद मार्च 2024 में, कि केंद्रीय सरकार ने अपनी सेस कम की। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं 13 और 16 रुपए कम हो गए। और उसके अलावा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारें थी उन्होंने अपना वैट भी कम किया। इसके कारण जो हमारी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहां पे पेट्रोल और डीजल बाकी स्टेट्स, नॉन बीजेपी स्टेट्स के रहे कोई 7-8 रुपए सस्ता मिलता है। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में भी आपने हमेशा हमें यही मार्गदर्शन दिया कि आपकी कमिटमेंट हमारे कंज्यूमर, उन गरीब परिवारों के साथ है जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि जो आपका साझा संकल्प है विकसित भारत 2047 बंगाल के साथ और बंगाल के बल पर। धन्यवाद। भारत माता की। आइए बढ़ते अगली खबर। बालासोर आत्मदाह मामला गरमाया। भुवनेश्वर के बालासोर आत्मदाह मामले में अब सियासत गरमा गई है। ओडिशा एनएसयूआई के अध्यक्ष उदित प्रधान ने आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उदित प्रधान ने कहा, राजनीतिक अनुयायी होने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी पद पर है या उसके पास अधिकार है। ये एबीवीपी की स्पष्ट साजिश है। उन्होंने दावा किया कि हर कोई कह रहा है कि एबीवीपी ने ही पीड़िता को पेट्रोल और माचिस दी और उसे पूरी घटना की रिकॉर्डिंग भी की। अगर एबीवीपी की संलिप्तता पाई जाती है तो सरकार गिर जाएगी। देखिए, पहली बात तो ओडिशा में हर कम्युनिटी रिजॉल्व हो गया था 1 साल पहले इलेक्शन के बाद। उसके बाद एनएसयूआई में 6 महीने के बाद बना, अभी मेरे बनते हुए 8 महीने हो गए। वैसा उसके बाद हमने कभी वो कॉलेज का कोई कमेटी नहीं डिक्लेयर किया, ना वो जिसके ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं सौरभ बेरा, ना ही कोई पद में है, ना ही कोई पद में। वो कॉलेज के स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट उनका निजी मामला है, थोड़ी ना उसका कोई फोटो है एनएसयूआई के साथ, कुछ है, उनका निजी मामला है।
वो हो सकता है। ऐसे देखिए, फॉलोअर तो सबके होते हैं, कोई कांग्रेस का फॉलोअर होता है, कोई एबीवी का फॉलोअर होता है, कोई बीजेडी का फॉलोअर होता है, पॉलिटिकल फॉलोअर होते हैं। वो फॉलोअर हो सकता है, लेकिन ना कोई वो पद में था, ना कोई पदाधिकारी है वो, पहली बात। सेकेंड बात, ये जो बीजेपी की एबीवीपी की साजिश है, क्या साजिश है? जो आरोप उनपे लग रहा है, आरोप यहाँ पे 4.5 करोड़ ओडियाज एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, वो जो लड़की, जो घटना घटी, विक्टिम जब वहां पे जल गई, तब उसको पेट्रोल किसने दिया? आरोप लग रहे हैं, पेट्रोल किसने दिया? सब आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, घर घर में सब बोल रहे हैं एबीवीपी के स्टूडेंट ने ही पेट्रोल दिया। मैचिस कौन दिया? एबीवीपी के स्टूडेंट ने ही, उनके मेंबर ने ही मैचिस दिया। वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था मोबाइल में? एबीवीपी के स्टूडेंट ने ही वीडियो रिकॉर्डिंग किया। तो सरकार जानती है, अगर ये बात साबित हो गया एबीवीपी का हाथ है उसको जलाने में, तो सरकार गिर जाएगी। इसीलिए सीसीटीवी फुटेज जो पब्लिक नहीं कर रहे हैं, अगर उनमें मैं आपके माध्यम से सरकार को मांग रहा हूं कि अगर दम है तो सीसीटीवी पब्लिक कीजिए। तो उनसे गलती हुई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए इधर उधर करके हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पेट्रोल कौन खरीदेगा? पेट्रोल एबीवीपी के स्टूडेंट्स, वहाँ के कॉलेज में हम जितने इंटेलिजेंस से हमें खबर आया, हमारे भी वहाँ पे छात्र हैं, हम जब छात्र संगठन में हम जुड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल से, जो हमें न्यूज आ रहा है एबीवीपी के स्टूडेंट ने ही पेट्रोल खरीद के दिया है, मैचिस भी पेट्रोल एबीवीपी के स्टूडेंट ने दिया है। इस बात पे बात कीजिए। और एक बात, वो तो 6 महीने से लड़की रो रही थी, मतलब न्याय मांग रही थी 6 महीने से, मुझे दो न्याय। किसको मांग रही थी? तुम्हारा तो सरकार है, यहाँ पे तो बीजेपी सरकार है, मतलब एबीवीपी का सरकार है। एबीवीपी कहाँ है? बीजेपी की तो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो 6 महीने से आप लोग कहाँ थे? जो एबीवीपी स्टूडेंट आज रो रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं आप कहाँ थे 6 महीने से? उसके लिए आपने क्या किया है? सड़क पे उतरे हैं? प्रिंसिपल ऑफिस कभी घेराव किया है? कुछ किया है वैसा उसके लिए? सिर्फ वो एक आपकी संगठन की थी, उसको न्याय नहीं दिला पाए, ये सरकार और किसको न्याय दिलाएगी? अगर खुद के मेंबर को वो अगर न्याय नहीं दिला पाए, और फिर वो बार बार ट्वीट की है, एजुकेशन मिनिस्टर को ट्वीट की है, मोहन मांझी को ट्वीट की है, मतलब टैग की है, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बात कोई नहीं थी। लोकल एमपी यहाँ पे मीडिया पे क्या बोल रहा है? हाँ, मुझे वो अब मतलब कंप्लेन किया था और मैंने थाने में बोल दिया था। थाने में बोल दिया, फॉलो कौन करेगा? थाने में बोलने से हो जाता है क्या? अगर तुम्हारा सरकार है, थाने में तुम बोलते हो और लड़की को न्याय नहीं मिलती, उससे इससे शर्मनाक की बात और कुछ नहीं है। और ये जो बीजेपी का सरकार है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है झूठ की सरकार है। झूठ बोलने में वो माहिर है, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है। इलेक्शन का मैनिफेस्टो जो भी उनका जो मोदी है, उनका जो प्राइम मिनिस्टर, वो खुद झूठा है। तो ये लोग क्या सीखेंगे? तो ये लोग झूठा आरोप लगाए खुद को बचाने के लिए। अगर दम है तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कीजिए, पब्लिक कीजिए, पता चल जाएगा कौन दोषी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली की सीएम पहुंची जुलाना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज हरियाणा के जुलाना पहुंची है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। रेखा गुप्ता के दौरे के दोनों राज्यों के बीच समन्वय और संगठनात्मक मजबूती। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कुणाल घोष बोले झूठे हैं आरोप। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद सियासत बयानबाजी तेज हो गई है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पीएम मोदी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, एक बात एक झूठ आरोप लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध या बेरोजगारी, इन मुद्दों पर मोदी सरकार ने कभी कुछ नहीं किया है। वो एक के बाद एक फॉल्स एलिगेशंस, और जो एलिगेशंस उनका खुद का खिलाफ जो एलिगेशंस है, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट या भाजपा का कोई किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट, कोई करप्शन हो या कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो या क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, एक के बाद एक हो रहा है। और वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, उनका तो 22 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए था, पर ईयर 2 करोड़ अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस, बट तो कुछ नहीं हुआ।
रोजगार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो बिजनेसमैन यहाँ पे है उनसे पैसे लेती है टीएमसी। ये तो पूरा ना उनका ये जो एलिगेशंस है डाहा झूठ है, और इसका रिजल्ट तो हम यहाँ पर मिल रहे हैं। पूरा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो तो इन्वेस्ट कर रहा है बंगाल में। टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर इन्वेस्टिंग इन बंगाल। जो एम्प्लॉयमेंट है सब बढ़ चुका है, नेशनल एवरेज के ज्यादा है हमारा एम्प्लॉयमेंट। बंगाली वाला जो मुद्दा है उसको लेकर भी बोला गया। देखिए वो अभी प्रेशर में है। एक के बाद एक स्टेट में जो बंगाली स्पीकिंग इंडियन के ऊपर जो प्रेशर उन लोग हैरस कर रहा है, अभी उनका काउंटर प्रेशर हो गया है। इसीलिए आप देखिए जिस गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर लास्ट 11 इयर्स में बंगाल से एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं किया, उनका पार्टी से ही, उनके मुंह से बंगाल का बात सुनना पड़ेगा। उन्होंने ये बोला कि बंगाल के हर नागरिक की जिम्मेदारी मेरी है। जो नहीं है, वो तो झूठ है। तो अगर है तो बंगाली स्पीकिंग जो इंडियंस है वो लोग को उनका भाजपा डबल इंजन गवर्नमेंट क्यों हैरेस कर रहा है? क्यों असम से बंगाल का दिनहाटा का उत्तम कुमार ब्रजबाजी को एनआरसी नोटिस मिल रहा है? वो झूठ बोल रहा है। ज्यादा इंडिया जोट से आप बाहर हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी कल मीटिंग में ज्वाइन कर वर्चुअल। आपको कौन बोला इंडिया जोट से हम लोग बाहर हो गया? आपको कौन बोला? आम आदमी पार्टी। आप, वो तो नेशनल पॉलिटिक्स का बात है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वर्ण मंदिर को धमकी भरा ईमेल। पंजाब के पवित्र श्री दरबार साहिब यानी स्वर्ण मंदिर को मिले धमकी भरे ईमेल के मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से एसजीपीसी के आधिकारिक ईमेल पर आपत्तिजनक और धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही मामला सामने आया एफआईआर दर्ज की गई है और एसजीपीसी के साथ समन्वय में स्वर्ण मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। देखिए पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि एसजीपीसी के ऑफिशियल मेल पे कुछ मेल्स आ रही हैं ऑब्जेक्शनेबल। उस पे बहुत इमीडिएटली हमने एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। और उसके अलावा हमने जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है इन एंड अराउंड दी गोल्डन टेम्पल, वो एसजीपीसी अथॉरिटीज के साथ तालमेल में उसको बहुत पुख्ता अरेंजमेंट्स इन प्लेस किए हैं। डीसीपी लेवल के एक ऑफिसर उसको हेड कर रहे हैं। हमारी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एंटी सबटा टीम और एसओजी जो हमारा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टुकड़ी है और स्वैट टीम, एंटी राइट पुलिस और बाकी फोर्स वहां डिप्लॉय की गई है फॉर स्पेशल चेकिंग। मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एसजीपीसी के साथ पूरा तालमेल करके ये डिप्लॉयमेंट की गई है। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, मैंने जैसे आपसे पहले भी शेयर किया कि साइबर स्पेस बड़ा वास्ट एक स्पेस है और उसमें बहुत सारी फॉरेन बेस्ड कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट है एक बड़ी कंपनी, उन्होंने आगे लीज की हुई है सब्सिडरी कंपनीज को अपने प्लेटफॉर्म्स, तो टाइम लग जाता है उसमें से इंफॉर्मेशन को लेना। और बहुत सारे लोग जो हैं आजकल इसका मिसयूज भी करते हैं टेक्नोलॉजी का। वो जैसे डार्क नेट है और ऐसी चीजें आईपीएन, वो जिससे जो आईपी एड्रेसेस उसको अपने कवर कर कैमोफ्लॉज करके मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। तो बट उसमें हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री साहब और डीजी साहब के पहले दिन से ही बहुत इस पे संजीदगी से वो मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा स्टेट साइबर क्राइम, सेंट्रल एजेंसीज और दूसरी एजेंसीज के साथ हम बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। इस पे जो हमारे को इसमें कुछ लीड्स मिली थी और उस पे हमारी टीम जो है फरीदाबाद पहुंची और वहां से शुभम दुबे नाम का एक व्यक्ति जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पुराना बीटेक की हुई है जिसने, उसको हमने डिटेन करके उसकी पूछताछ जारी है। बेसिकली इंडिकेटिव था और इसको हम पार्शियल सक्सेस बोल सकते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें और होती हैं जिसको हमने पूरा अच्छी तरह वेरीफाई करके और कोऑर्डिनेट करके फिर एक फाइनल पिक्चर इमर्ज होती है। इसमें उसके डिवाइसेस भी हमने जो लैपटॉप और मोबाइल है वो भी कब्जे में लिए हैं, उनकी भी सारी फोरेंसिक जांच चल रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें इसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कंटेंट है वो पहले भी मैंने शेयर किया था, कंटेंट जो है सदर्न इंडियन स्टेट्स की तरफ जो संकेत कर रहा है
क्योंकि उसका मेजर कंटेंट का जो पोर्शन है वहीं के लोगों का, वहीं की पॉलिटिकल पार्टी का और वहीं की प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बता रहे हैं। और उसमें थोड़ा हिस्सा जो श्री दरबार साहब बारे या और जैसे सीएम ऑफिस को डाल दी या किसी और पॉलिटिकल फंक्शनरी को डाल दी, वो बेसिकली मेरे को लगता है कि अटेंशन सीकिंग और अटेंशन डाइवर्टिंग टैक्टिक्स हैं। इसके अलावा हम तमिलनाडु और बाहर स्टेट पुलिस जो है उनके साथ तालमेल में है। वहां से भी जो इन्फॉर्मेशन यही आई है कि वहां भी बहुत सारी ऐसी मेल्स आई हैं जिन पे वो पुलिस काम कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साइबर स्पेस बहुत वास्ट है और इसमें टेक्नोलॉजी मिसयूज करने के बहुत सारे लोग जो हैं मास्टर कर लेते हैं तरीके, बट इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इस सारी चीज को आपके साथ शेयर करने में कामयाब होंगे और सारा ये जो प्लान है इसको अनवील किया जाए। पार्टी का नाम नहीं है, पार्टी यूनिवर्सिटी का नाम किया था वो तो देखो डेफिनेटली उसमें डीएमके पार्टी का नाम ले रहे हैं और अन्ना यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और गर्ल स्टूडेंट्स की जो हैरेसमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो चीजें सब हैं, बट बेसिक हमारा फोकस है कि टेक्निकल और प्रोफेशनल मेथड से सारी इन्वेस्टिगेशन आगे लेके जाई और सारा ये जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाए। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जैसे हम चल रही है हमारी इन्वेस्टिगेशन, हम इसमें बहुत जल्द कामयाब होंगे। ये नॉर्थ रीजन से है, ये थ्रेट हुई है इन्वेस्टिगेशन में, आपको पता लगा कितने और लोगों को थ्रेट हुई है? जैसे आप नहीं, वो डेफिनेटली मैंने उनसे ज्यादा नहीं पूछा क्योंकि किसी का स्टेट का मामला है, बट उन्होंने जनरल हमें आइडिया दिया कि काफी सारे उनके पास ऐसी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उस पर हम काम कर रहे हैं। बिकॉज ये थोड़ी टेक्निकली मैंने जैसे आपको बताया कि फॉरेन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होने की वजह से टाइम लग जाता है। हरमंदर साहब को कितनी मेल भेजी थी? श्री हरमंदर साहब को कितनी मेल भेजी ऐसी कुछ? देखो, वो 2 FIRs हमने दर्ज की हैं, आपको पता ही है, जैसे मैंने कल भी बताया। तो उसमें जो मेल्स आई हैं वही हैं, उस पर काम हम कर रहे हैं। बट ज्यादातर कंटेंट मैं फिर दोहरा रहा हूं सदर्न स्टेट्स का है और वहीं की प्रॉब्लम्स, वहीं की पॉलिटिकल इश्यूज को ज्यादा उसमें हाईलाइट किया गया। ये नॉर्थ रीजन का है, ठीक, जो आपने जो डिटेन किया है शुभम दुबे, लेकिन ये बातें कर रहा है साउथ की, और भी लोग शामिल नहीं, देखो हम ये अभी नहीं कह सकते। मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिकेटिव जो हमारे पास डेटा या इंफॉर्मेशन है या इन्वेस्टिगेशन ने लीड किया है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, उस पे इसकी पूछताछ जारी है। तो लोगों के लिए क्या मैसेज है? जैसे टूरिस्ट आते हैं, संगत एक पैनिक हो चुकी है, 5-6 दिन हो, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, मैं उनके लिए बहुत एक क्लियर मैसेज देता हूं कि हमारे वहां पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। जैसे मैंने बताया, डीसीपी लेवल के ऑफिसर स्पेशल इस काम के लिए वहीं हैं और मर्यादा को देखते हुए एसजीपीसी अथॉरिटीज के साथ भी हमारा पूरे तालमेल में ये डिप्लॉयमेंट की गई है और हम पूरी तरह चौकस हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये गुरु साहब का घर है, यहाँ सबको रिलीफ मिलता है और सेकुलरिज्म का ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है पुरानी हमारी जो हिस्ट्री है। तो मैं सबको अपील करता हूं कि बेखौफ होके आप आइए, हम पूरी तरह से वहां पे मुस्तैद हैं और कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। सर, शुभम दुबे जो आपने डिटेन किया है, शुरुआती पूछताछ में इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नजर आई उस मेल में भेजने? देखो, अभी चल रही है बात, मैं इसीलिए आपको कोई कमिट नहीं कर रहा। कोई बात ऐसी नहीं मैं कहना चाहता जो वाजिब ना हो। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्वोत्तर रेलवे को मिली 3 ट्रेनें। गोरखपुर और पूर्व उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 अहम भारतीय ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इनमें से 3 ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे की समीक्षा के अंतर्गत शुरू की गई है। ये ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं और बेहतर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मोतिहारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 अमृत भारत ट्रेनों का फ्लैग ऑफ किया गया है। इसमें से 3 ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से होकर जा रही हैं, जिसमें से एक ट्रेन है मालदा टाउन से जो गोमती नगर को फ्लैग ऑफ हुई है। यह ट्रेन गोमती नगर लखनऊ को आएगी। इससे लखनऊ क्षेत्र की जो जनता है वो लाभान्वित होगी और उनके लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरी ट्रेन है जो दरभंगा से गोमती नगर को जा रही है। यह ट्रेन दरभंगा से होकर
कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या होते हुए गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ को कनेक्ट कर रही है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं पूर्वोत्तर रेलवे सेवा क्षेत्रों के या पूर्वांचल के इससे लाभान्वित हो रहे हैं और उनको एक कनेक्टिविटी मिल रही है दरभंगा से गोमती नगर के लिए। और तीसरी जो ट्रेन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर यात्रियों की मांग थी कि दिल्ली के लिए एक कनेक्टिविटी मिले, एक अच्छी ट्रेन मिले जिसमें नॉन एसी सेगमेंट की ट्रेन हो, स्लीपर और जनरल के कोचेस हों उसमें, और प्रीमियम ट्रेन हो। तो ऐसी मांग जो थी वो पूरी हुई है। बापू धाम मोतिहारी से जो एक ट्रेन फ्लैग ऑफ की गई है आनंद विहार दिल्ली के लिए, यह ट्रेन सिसवा बाजार, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, गोंडा होते हुए, लखनऊ होते हुए दिल्ली को जा रही है। इस ट्रेन के चलने से जो इस क्षेत्र की एक मांग थी वो पूरी हो रही है और साथ ही साथ जो अमृत भारत ट्रेन है ये इसमें सभी प्रकार के जो सुरक्षा मानक हैं वो उत्कृष्ट प्रकार के हैं, जैसे कि चाहे वो राइडिंग कंफर्ट की बात कर लें, एयर स्प्रिंग बॉडी है, या फिर इसमें जो कोच का इंटीरियर है वो बहुत अच्छा बनाया गया है, जो इसके टॉयलेट्स हैं बहुत अच्छे डिजाइन किए गए हैं, टॉक बैक यूनिट लगाया गया है। तो बहुत ही अच्छी ट्रेन बनाई गई है, हाई स्पीड से चलने पर सक्षम है। सेकंड जनरेशन की अमृत भारत ट्रेन है यह, तो काफी सुविधाजनक ट्रेन है। आज इसकी उद्घाटन विशेष गाड़ी जो है यह गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंची है। इसमें जो यात्रियों का फीडबैक है बहुत अच्छा है, क्योंकि राइडिंग कंफर्ट के साथ साथ सुरक्षा के सभी मानक भी इसमें हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है, फिनिश बहुत अच्छी है। तो कुल मिलाकर जो यात्रियों का फीडबैक आया है वो काफी अच्छा है, उत्कृष्ट फीडबैक मिला है। तो इससे जो क्षेत्र की जनता है उसको काफी फायदा मिलेगा। जिस तरह से गोरखपुर स्टेशन पर यात्रियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया, तो काफी उत्साहित दिखे यात्री कहता। बिल्कुल, जब यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने जो कोच की विशेषताएं हम लोग बता रहे हैं वो यात्री जब बताते हैं, जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, जो उस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा फीडबैक वहां से मिला है कि ये नॉन एसी सेगमेंट की एक प्रीमियम गाड़ी है जिसका लाभ सभी यहाँ के जो आम जनमानस हैं उनको मिलेगा। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें MNS न्यूज टीवी पर। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।